हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 8 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 8 वीडियो में आज हम लोग प्रमेय देखने वाले हैं, मध्य बिंदु प्रमेय यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम। चलिए देखते हैं प्रमेय को। क्या कह रहा है कि त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरे भुजा के समांतर और लंबाई में उसका आधा होता है। चलिए पहले हम लोग चित्र बना लेते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। मैं यहाँ पर एक त्रिभुज ले लेता हूँ, इसका नाम देते हैं ए बी सी। क्या कह रहा है कि त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड। यहाँ देखिए त्रिभुज के दो भुजाएं ए बी और ए सी ले लेते हैं, इनके मध्य बिंदु मैं यहाँ पे इसका मध्य बिंदु ई ले लेता हूँ और ए सी भुजा का मध्य बिंदु एफ ले लेता हूँ। तो इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड जो है, यानी इन दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड ई एफ हो जाएगा, या ई एफ जो है तीसरी भुजा यानी कि बी सी के समांतर होगा, यानी कि ये ई एफ बी सी के समांतर होगा और लंबाई में उसका आधा होता है, यानी कि ई एफ बी सी का आधा होगा। यह भी हमें दिखाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है। देखिए अंग्रेजी में भी कह रहा है कि इन ए ट्रायंगल, है ना, किसी त्रिभुज में क्या कह रहा है, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड, दो साइड के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, ये तीसरे साइड के पैरेलल होगा, यानी बीसी के पैरेलल होगा ई एफ, एंड इज हाफ ऑफ इट, और यह EF जो होगा इसका आधा होगा BC का आधा होगा। यह भी हमें साबित करना है। चलिए पहले लिखते हैं। दिया है क्या दिया है कि त्रिभुज ABC में E तथा F क्रमशः भुजा AB तथा AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है, ठीक है, समझ रहे ना। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि यह EF जो होगा ना समांतर हो जाएगा BC के, तथा EF जो होगा आधा होगा BC के, लंबाई में आधा होगा BC के। ये दोनों चीजें हमें साबित करनी है। चलिए इसमें एक हमें रचना करनी होगी। रचना में क्या करेंगे, मैं लिखता हूं कि EF को G तक बढ़ाया जहां FG जो है ना बराबर हो जा रहा है EF के। चलिए मैंने EF को G तक बढ़ाया, आगे इसको बढ़ा देते हैं G तक, और इस तरह से बढ़ाए हैं G तक, इस तरह से बढ़ाए हैं, यह G बिंदु ले लेते हैं, इस तरह से बढ़ाए हैं ताकि यह आपका FG जो है ना ये EF के बराबर हो जाए, ये इसके बराबर हो, ठीक है। चलिए और फिर हम लोग ये C और G को मिला देते हैं, तथा C और G को मिलाया। तो ये दोनों काम हम लोग रचना में कर रहे हैं, इसलिए मैं उसको डॉटेड कर दूंगा, ठीक है। इसको मिलाकर फिर अब इसको डॉटेड कर देना है, ठीक है। ये डॉटेड होना चाहिए क्योंकि ये हमारी रचना है, वास्तविक चीज नहीं है, ये हमने कल्पना करके बनाया है। चलिए अब चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। प्रमाण देखिए। अच्छा ये तो पता है कि EAB का मध्य बिंदु है तो यह वाला हिस्सा इसके बराबर हो जाएगा, और FAC का मध्य बिंदु है तो यह वाला हिस्सा इसके बराबर हो जाएगा, इतना तो पता है ना जी। चलिए मैं ये वाला त्रिभुज, यानी कि यहाँ पर मैं त्रिभुज लेता हूं AEF और दूसरा त्रिभुज इस CFG, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों को मैं सर्वांगसम करता हूं, ठीक है। चलिए कैसे लूंगा, त्रिभुज AEF तथा त्रिभुज CGF में, ठीक है। AEF और इस CGF में, ठीक है। दोनों को देखते हैं। दोनों को सर्वांगसम करने के लिए तीन चीजें चाहिए। तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाली भुजा ये इस भुजा के बराबर, और यह कोण बराबर हो जाएगा, तो काम नहीं हो जाएगा। चलिए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि EF बराबर है FG के या GF के, ठीक है, हमारी रचना से। दूसरा चीज हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल AFE बराबर में एंगल CFG, ठीक है। AFE
AFE और CFG यह बराबर हो जाएगा। कैसे? शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और तीसरा चीज जो होगा आपका AF बराबर में CF हो जाएगा। यह AF CF के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि F जो है AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ठीक है, मध्य बिंदु है, इसलिए यह बराबर हो जा रहा है। समझ रहे हैं ना? चलिए तो लिखते हैं त्रिभुज AEF सर्वांगसम है त्रिभुज CGF के। कैसे सर्वांगसम हो जाएगा? साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। चलिए ये तो सर्वांगसम हो गया, तो मैं यहाँ CPCT से AE बराबर में CG कर सकता हूँ ना, AE बराबर में CG CPCT से। ठीक है। अच्छा, चूंकि AE बराबर होगा इसके BE के, AE बराबर होगा ना BE के। क्यों? क्योंकि EAB का मध्य बिंदु है, ये होगा ना जी। चलिए अब जब यह इसके बराबर और यह वाला हिस्सा इसके बराबर, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि BE जो हो जाएगा BE बराबर हो जाएगा आपका, BE बराबर हो जाएगा इस CG के। ये CG था, मैंने गलती से, CG है ना जी। चलिए AE बराबर में CG। ठीक है, AE CG के बराबर CPCT से हुआ, और यह मध्य बिंदु है इसलिए यह दोनों आपस में बराबर। इसका मतलब कि यह दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, यानी कि यह BE बराबर में CG हो जाएगा। अच्छा, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो मैं यहाँ पर यह कोण इस कोण के बराबर लिख सकता हूँ ना जी। लिख सकता हूँ कि नहीं? यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। चलिए तो इसका नाम देते हैं एंगल EAF। देख लो, EAF बराबर हो जाएगा एंगल GCF। CPCT से ये भी होगा। अच्छा, जब यह कोण आपस में बराबर है तो यह दोनों समांतर हो जाएगा ना जी। यहाँ लिख सकते हैं एकांतर कोण के प्रतिलोम से, एकांतर कोण के प्रतिलोम से क्या हो जाएगा? AE समांतर हो जाएगा CG के। अच्छा, जब AE समांतर हो गया CG के तो इसी के भुजा का यह अभिभाग होगा, आगे बढ़ रहा है तो ये बन जा रहा है। इसलिए यहाँ पे हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं ना कि आपका BE भी समांतर है CG के। और चूंकि हम लोग ऊपर दिखा चुके हैं कि BE बराबर है CG के। ठीक है, तो यह सामने वाली भुजाएं ये दोनों बराबर भी हैं और समांतर भी हैं। अतः यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि BCGE एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। BCGE एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर हो गई। एक भुजा का युग्म है ना, सम्मुख भुजा का एक युग्म बराबर और समांतर हो गया तो वह चतुर्भुज कैसा होता है? समांतर चतुर्भुज होता है ना। चलिए, जब यह समांतर चतुर्भुज हो गया तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि यह EG बराबर हो जाएगा BC के, तथा EG समांतर भी हो जाएगा BC के। या EG समांतर भी हो जाएगा BC के और बराबर भी हो जाएगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज आमने सामने की बजाय इसकी बराबर और समांतर हो जाएंगी ना। अच्छा, मैं इस EG को मैं लिख सकता हूं कि नहीं? EF प्लस में FG, EF प्लस में FG, EG को लिख सकते हैं ना, और बराबर में BC। तथा मैं यहाँ EG के जगह पे EF भी लिख सकता हूं, समांतर हो जाएगा BC के। चलिए अब यहाँ पे देखो, FG EF के बराबर है ना, हम लोग लिखे हुए हैं रचना में, तो इसको हटा के मैं EF ही लिख देता हूं बराबर में BC। और तथा यहाँ पे एक चीज तो हो गया कि EF समांतर है, EF समांतर है BC, ये तो हमने दिखा दिया। यहाँ पे देखो अब क्या होता है, EF 2EF हो जाएगा, 2EF बराबर है BC के, तथा EF समांतर है BC के। तो ये जाएगा दो भाग में, यानी कि EF हो जाएगा हाफ BC का और EF समांतर हो जाएगा BC के। तो हमने यहाँ से साबित करके दिखा दिया कि अगर किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा खींची जाए
तो यह रेखाखंड सामने वाले भुजा के यानी तीसरी भुजा के समांतर होती है और उसके लंबाई में आधी होती है। और इस प्रमेय का यूज हम लोग आगे क्वेश्चंस में करने वाले हैं। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रमेय है, इसको आपको याद रखना होगा। चलिए अगला प्रमेय देखते हैं, जो पिछले प्रमेय यानी कि आपका जो मध्य बिंदु प्रमेय था ना, उसी का प्रतिलोम है। अगला प्रमेय देखिए, देख रहे हैं प्रमेय संख्या 26 का यह विलोम है, यानी पिछला प्रमेय जो था मध्य बिंदु प्रमेय उसी का उल्टा है। क्या कह रहा है कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरे भुजा के मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यह हमें दिखाना है। चलो समझो इसको। मैं एक त्रिभुज ले लेता हूं, इस त्रिभुज का नाम देते हैं यहाँ पर ए बी सी। मान लेते हैं त्रिभुज ए बी सी के भुजा ए बी का मध्य बिंदु है ई, ठीक है। और इस मध्य बिंदु से तीसरी भुजा के समांतर एक रेखा खींची जा रही है, यानी बीसी के समांतर एक रेखा खींची जा रही है, इसका नाम देते हैं एफ। तो हमें दिखाना है कि यह एफ जो है ए बी ए सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। वही कह रहा है ना कि तीसरी भुजा को उसके मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि ए सी को एफ मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ पे दिखाना होगा। ये जो ई एफ रेखा खंड आ रही है ये इसे मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, यानी कि हमें दिखाना होगा कि एफ जो है सी एफ के बराबर है, ठीक है। और हमारे पास दिया क्या है कि यहाँ ई ए बी का मध्य बिंदु है और ई एफ बी सी के समांतर है, यही दिया हुआ है। चलिए पहले लिखते हैं क्या दिया है। दिया है त्रिभुज ए बी सी में ई ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। और क्या दिया है कि यह ई एफ समांतर है बीसी के, जहां जहां एफ ए सी पर स्थित है। बस ये लिख देते हैं कि यह उस पर स्थित है, उस पर है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है। क्या हमें सिद्ध करना है कि यहाँ पर यह इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि ए एफ जो होगा ना बराबर हो जाएगा सी एफ के, ए एफ बराबर हो जाएगा सी एफ के। ए एफ और सी एफ आपस में बराबर होगा, ये हमें दिखाना है। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। चलिए इसको बराबर दिखाना, यानी कि एफ ए सी का मध्य बिंदु है, एक ही बात है। चलिए मैं इसमें एक रचना करता हूँ। रचना में क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं कि सी से, यहाँ से सी से एक रेखाखंड या एक रेखा, क्या नाम देते हैं उसका, सी जी खींचे, जो बीई के समांतर है, बीई के समांतर है। बीई के समांतर एक रेखाखंड हमें इस तरह से खींचना है, सी जी, जो क्या हो जाए यहाँ पर आपके बीई के समांतर है। और इस ईएफ को आगे बढ़ाने पर यह जी पर मिल रहा है, ऐसा लिख देंगे, ठीक है। ये हम लोग इसमें लिख देंगे, मेंशन कर देंगे। इसको डॉटेड कर देते हैं, ये हमारी रचना है इसलिए मैं इसे डॉटेड कर देता हूँ। चलिए ईएफ को आगे बढ़ाने पर, आगे बढ़ाने पर वह जी पर मिलता है, ठीक है। चलो अब इसका मैं यहाँ प्रमाण दिखाता हूँ, ठीक है। अब इसके प्रमाण के लिए देखिए, चूंकि हमारे पास कह रहा है कि ईएफ समांतर है बीसी के, ईएफ जो है समांतर है बीसी के, यह दिया है ना, ईएफ समांतर है बीसी के। तो हम इसे ऐसे भी तो कह सकते हैं कि ईजी समांतर है बीसी के, कोई दिक्कत नहीं है। और चूंकि हमारे पास एक और हमारे रचना से हो गया है कि यहाँ बी जो है ना, बी समांतर है सीजी के, ठीक है। हम लोग सीजी एक ऐसा खींचे हैं जो बी के समांतर है ना जी। चलिए यह रचना से है। तो जब आमने सामने की भुजाएं समांतर हो गई तो ये समांतर चतुर्भुज ना हो गया, इसलिए बी सी जी ई, ध्यान से देखो, बी सी जी ई एक समांतर चतुर्भुज है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज हो गया। अच्छा, जब समांतर चतुर्भुज हो गया तो मैं यहां से बीई बराबर में सीजी लिख सकता हूं, बीई बराबर में सीजी लिख सकता हूं ना जी, या जी है।
चलिए यह BE बराबर है CG के, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये समांतर जरूरत आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है ना जी, तो यह इसके बराबर है। और चूंकि E AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो यहां से AE बराबर में BE भी हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ चाहें, देखो AE BE के बराबर और BE CG के बराबर, तो यहाँ से हम लोग AE बराबर CG भी कर सकते हैं, AE बराबर CG भी कर सकते हैं। अब इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग सर्वांगसम करते हैं। चलिए देखते हैं। तो सर्वांगसम करने के लिए तीन चीजें चाहिए ना, देखो ना, हो जाएगा आसानी से। त्रिभुज AEF तथा त्रिभुज CGF में, ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों, मैं यहाँ पे यह कोण इस कोण के बराबर दिखा सकता हूँ, हाँ दिखा सकता हूँ। एंगल AEF बराबर में एंगल CGF क्यों हो जाएगा? एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण से। अब कहोगे कि सर कैसे हो गया? हमने BE के समांतर या CG खींचा है ना, तो ये भी तो समांतर हो जाएगा, तो यह दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा एंगल AFE बराबर में एंगल CFG, AFE यानी कि यह वाला कोण बराबर में CFG यह वाला कोण, यह दोनों बराबर हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। अच्छा, और AE बराबर में CG हम लोग ऊपर दिखाया है, साबित कर चुके हैं, AE बराबर में CG साबित कर चुके हैं, साबित कर चुके हैं, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा ना, त्रिभुज AEF सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CGF के। कैसे? एंगल एंगल साइड सर्वांग समता से सर्वांगसम हो गया। और जब सर्वांगसम हो गया, यहां देख लो मैंने एंगल एंगल साइड क्यों लिखा है, क्योंकि दो कोण है और इसके साथ वो जो दोनों कोण बनाने वाली भुजा नहीं, कोई अलग वाली भुजा है, इसीलिए ये एंगल एंगल साइड नियम हुआ। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं कि AF बराबर में CF CP CT से। तो हमने यहाँ प्रमेय में देख लिया कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु किसी दूसरे भुजा के समांतर हो, है ना, किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से खींची जाने वाली रेखा किसी दूसरे भुजा के समांतर हो, तो वह तीसरे भुजा की मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, हमने दिखा दिया। और इसका यूज हम लोग एक्सरसाइज में करने वाले हैं, तो ये भी प्रमेय यूज करेंगे। और पिछला जो मध्य बिंदु प्रमेय था उसका तो बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं एक्सरसाइज में हम लोग। चलिए अगला प्रमेय देखते हैं। एक्चुअल में प्रमेय ही है, लेकिन आपके बुक में एक रिजल्ट के रूप में दिया है। यदि तीन समांतर रेखाएं हों, यदि तीन समांतर रेखाएं हों और उनके द्वारा एक तिर्यक रेखा पर बनाए गए अंतःखंड बराबर हो। चलिए मैं फिगर भी बनाते चलता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ पर तीन समांतर रेखाएं ले लेता हूँ, ठीक है, तीन समांतर रेखाएं ले लेते हैं। यहाँ पर ये तीन समांतर रेखाएं हो गई, ठीक है। इसका नाम चाहो तो आप कुछ दे दो, ठीक है। चलिए इसका नाम दे देते हैं हम लोग, तीनों रेखाओं का नाम हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। एक का नाम मैं AB दे देता हूँ, दूसरे का नाम मैं CD दे देता हूँ और तीसरे का नाम मैं EF दे देता हूँ, ठीक है। एक तिर्यक रेखा इस पर बनाया जा रहा है और इनके बीच के अंतःखंड आपस में बराबर है। ये तिर्यक रेखा इस प्रकार से है। इस तिर्यक रेखा का भी नाम हम चाहे तो कुछ दे सकते हैं। चलिए इसका नाम मैं XY देता हूँ और इनके बीच के ये अंतःखंड आपस में बराबर है। कुछ नाम दे दे, क्या इसका L, यहाँ पर M और यहाँ पर N, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि LM बराबर है MN के, LM MN के बराबर है। तो किसी अन्य तिर्यक रेखा पर उनके द्वारा बनाया गया अंतःखंड भी बराबर होगा। यानी इसी आकृति में कोई, अगर मैं अन्य यहाँ पे कोई तिर्यक रेखा खींच देता हूँ, जैसे मान लो यह, तो इनके द्वारा बनाए गए अंतःखंड भी आपस में बराबर होंगे, यह हमें दिखाना है, ठीक है। तो इसका भी नाम कुछ दे दिया जाए। इसका नाम मैं S यहाँ पे T दे देता हूँ और यहाँ पे ये बिंदु जहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है यहाँ पे P, इसको मैं Q और इसको R लिख देता हूँ। तो हमें दिखाना है कि यह PQ QR के बराबर है, PQ इस QR के बराबर है, ये हमें साबित करना है। पहले दिया क्या है? दिया है इसमें कि AB समांतर है CD के, समांतर है EF के, ठीक है। दो तिर्यक रेखा
क्या नाम है इसका, एक्स वाई तथा एस टी समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती हैं। और हमारे पास यह भी दिया है कि यह एल एम बराबर है एम एन के, यह एल एम जो है एल एन के एम एन के बराबर है। तो सिद्ध करना है कि जो दूसरी तिर्यक रेखा है ना उसके द्वारा बना गया अंतःखंड भी बराबर होगा। हमें सिद्ध करना है कि पी क्यू जो है क्यू आर के बराबर होगा। मैं इसमें एक रचना करता हूँ, बहुत ही सिंपल सा प्रमेय है। देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हम लोग इस एक्स वाई के समांतर एक रेखा ले लेते हैं। इस तरह से यहाँ पे एक मैं एक्स वाई के समांतर खींच देता हूँ, बस और छोटा करना होगा इस तरह से, एक मिनट, मतलब दिखने में भी समांतर लगना चाहिए। चलिए हो गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ, रचना में मैंने क्या किया है कि यहाँ पर रेखा, या ऐसे लिख देते हैं एल एन जो है एल एन समांतर, इसका नाम कुछ दे दिया जाए। यहाँ पर इसका नाम देते हैं, यहाँ पर क्या नाम बच गया यार, बहुत सारा नाम हो गया है ना। यहाँ पे मैं दे देता हूँ क्यू भी हो गया है। अच्छा के नहीं, के है, के कहीं नहीं है, के दे देता हूँ। और यहाँ पे एल पहले से यूज हुआ है, एल यूज हो गया है। ओ पी क्यू आर दे दूँ, आर भी है, एस भी है, टी यू भी, पता नहीं क्या दे दूँ यार। चलो मैं इसको कुछ और नाम दे देता हूँ। मैं इसे यहाँ पे दे देता हूँ आपका, क्या दिया जाए, आपको कोई भी नाम दे दो ना, यहाँ पे क्या दिक्कत, एच दे देते हैं। एच नहीं है, ढूंढना पड़ा यार कि इसमें से कौन सा नाम, यार ना बहुत सारा नाम मिल जाए। यहाँ के दे दिया, यहाँ एच दे दिया। चलिए अब यहाँ पे लिख देते हैं कि एल एन समांतर के एच खींचे, है ना, ये हम लोग खींचे हैं। जो सी डी को बिंदु Q पर प्रतिच्छेद करता है। चलो अब इसका प्रमाण देखो। मैं देख रहा हूं कि यहां पर चूंकि ए बी समांतर है सी डी के, यह दिया है ना जी। तो मैं यहां चाहूं, ए बी समांतर है सी डी के, तो मैं चाहूं तो यहाँ पे एल के समांतर एम क्यू कर सकता हूं। यह एल के, ठीक है, समांतर एम क्यू कर सकता हूं ना जी, एक ही बात होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। चलिए समांतर हो जाएगा। और चूंकि आपके पास रचना में एल एन समांतर है के एच के रचना से, तो यहां पर मैं चाहूं तो एल एम समांतर के क्यू भी कर सकते हैं, ये इसके समांतर भी कर सकते हैं। तो देखो यह भुजा इसके समांतर और यह वाली इसके समांतर, इसलिए ये जो हुआ आपका के एल के, इसका नाम लिख देते हैं एल के क्यू एम एक समांतर चतुर्भुज है, एक पैरेललोग्राम है। देख लो यहाँ पे एल के क्यू एम एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है इसे। इसके लिए हम लोग जब समांतर चतुर्भुज हो गया, तो मैं जब यह देख रहा हूं कि एल के यह क्यू और यह एम ये समांतर चतुर्भुज हो जा रहा है, तो इसमें आमने सामने की भुजा बराबर हो जाएगी ना, यानी कि यहाँ से एल एम जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा के क्यू के, एल एम जो होगा बराबर हो जाएगा किसके, के क्यू के हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समांतर चतुर्भुज बराबर हो जाएगा ना। अच्छा इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यह वाली भुजा इसके समांतर, यह वाली इसके समांतर, ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे मैंने इसी प्रकार लिख सकता हूँ कि एम क्यू एच एन एक समांतर चतुर्भुज है, एक पैरेललोग्राम है। तो यहां से भी आपका एम एन बराबर हो जाएगा ना आपके क्यू एच के, एम एन बराबर हो जाएगा क्यू एच के। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास एल एम बराबर एम एन है, यह दिया हुआ है हमारे पास, तो देखो एल एम एम एन के बराबर है, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे ना, यानी कि के क्यू बराबर हो जाएगा आपके
क्यू एच के, यह के क्यू बराबर हो जाएगा क्यू एच के। चलिए अब लेते हैं त्रिभुज पी क्यू के तथा त्रिभुज आर क्यू एच में। देख लो पी क्यू के और आर क्यू एच, इन दोनों को सर्वांग सम करते हैं। सिंपल है यार सर्वांग सम करना। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एंगल पी के क्यू बराबर में एंगल आर एच क्यू। देख लो पी के क्यू बराबर में आर एच क्यू, ये बराबर हो जाएगा। क्यों होगा बराबर? एकांतर अंतःकोण से, एकांतर अंतःकोण से। अच्छा दूसरा चीज हम लोग ये लिख सकते हैं कि के क्यू बराबर में है आपके क्यू एच के, ये हम लोग ऊपर साबित कर चुके हैं। और तीसरा चीज हो जाएगा एंगल पी क्यू के बराबर में एंगल आर क्यू एच, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ से देख लो यह एंगल पी क्यू के बराबर हो जाएगा आर क्यू एच, यह आपस में बराबर हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से। तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा ना जी, यानी कि त्रिभुज पी क्यू के सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज आर क्यू एच के। कैसे? तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से। तो जब ये सर्वांगसम हो गया तो हम लोग सीपीसीटी से पी क्यू बराबर में क्यू आर नहीं दे सकते हैं, पी क्यू बराबर में क्यू आर सीपीसीटी से। ठीक है, हमें यही ना प्रमाणित करना था। तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर तीन समांतर रेखाएं हो और उस पर एक तिर्यक रेखा खींची गई और उनका अंतःखंड आपस में बराबर हो, तो दूसरी तिर्यक रेखा खींचेंगे तो उनका भी अंतःखंड आपस में बराबर होगा। तो यही आपके तीन प्रमेय है जिनका हम लोग मुख्य रूप से यूज एक्सरसाइज में करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि पिछले के प्रमेय का भी यूज नहीं होगा, पिछले प्रमेय का भी यूज होगा और इन तीनों का भी ज्यादातर हम लोग यूज करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, थ्योरम को अच्छे से ध्यान में रखेंगे और इससे रिलेटेड जो भी वीडियो देखना होगा सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। और आपको नोट्स की जरूरत होगी तो आप सीधे www.ravikantsir.in पे जाएंगे, इससे संबंधित सारे नोट्स आपको वहां पे मिलेंगे। ravikantsir.in, www.ravikantsir.in पर जाएंगे और वहां से आप सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।